आप कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा से 11 कमल खिलेंगे। तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग रहे हैं। ये जो सिस्टम दिया है ये हमारी सरकार ने दिया है। कहीं न कहीं 400 पार से हट के हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, OBC आरक्षण, इस पर सारा जो है वो प्रचार आ गया। कर्नाटक के अंदर धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। एंटी इनकम्बेंसी को आप कितना मानते हैं? मोदी सरकार की, हमारी डबल इंजन सरकार की 0%। गाँव में जाने से रोका जा रहा है। कहीं 4 तारीख के बाद बैठ जाएंगे। कांग्रेस का ये अंतिम प्रहार है। इसके बाद ना तो कांग्रेस बचेगी, ना कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला बचेगा। आपको लगता है कि करनाल में आपको आपकी जीत जो है वो मनोहर लाल जी पे बहुत कुछ आश्रित है उस पर? 2014 का करनाल और 2024 का करनाल, जमीन आसमान का अंतर है। इतने विकास के काम मनोहर लाल जी ने किए हैं। 90 दिनों में आपका एजेंडा क्या रहेगा हरियाणा के लिए? हमने पूरा का पूरा एजेंडा तैयार कर लिया 100 डेज का। आप अपनी ताकत किसे मानते हैं? प्रदेश की जनता को। नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय गुप्ता। लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ उनके निवास स्थान पर चंडीगढ़ में हैं। 1.5 माह के उनके मुख्यमंत्री काल के बारे में, लोकसभा चुनावों में प्रचार और मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में आइए करते हैं उनसे सीधी बात। नमस्कार। नमस्कार विजय जी, नमस्ते। चुनाव प्रचार में तेज़ी आ गई है और आप भी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा से 11 कमल खिलेंगे। 10 लोकसभा जो सीटें हैं उनके, और एक जो आप अपना करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये दावा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? किस तरीके की लड़ाई इस बार है? कितना आप इसको सुगम मानते हैं और क्या कठिनाई आपको लगता है कि इस बार आ रही है? कैसे पहले के चुनावों से अलग है? आज देखिए विजय जी, क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों का जो समर्थन, जो लोगों का प्यार, जो लोगों का आशीर्वाद जो नीचे मिल रहा है, लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, हमने लगभग हरियाणा प्रदेश की 60 से ऊपर विधानसभाओं में डायरेक्ट जाकर के लोगों के साथ जो सभाओं के अंदर चर्चा बातचीत हुई है, और उससे जो उत्साह, जो जोश उनका दिखाई देता है, वो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल विधानसभा की सीट बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। पूर्व की सरकारों में हरियाणा से भेदभाव होता था, और वो भेदभाव आज दिखाई नहीं देता इन 10 वर्षों के अंदर। आज हर व्यक्ति को एक बात महसूस होती है, चाहे वो गांव के अंदर बैठा है, चाहे वो नगर वार्ड के अंदर है, ये सरकार मेरी सरकार है। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपको लगता है कि क्या इश्यूज इस समय हरियाणा के हैं जो भाजपा यहाँ पर उठा रही है, या आप आगे उठाने वाले हैं? देखिए विजय जी, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लोगों की समस्याएं थी, लंबे समय तक जिन समस्याओं से जूझ रहे थे। अगर हम देखें कि आज हर जिला के अंदर 4 लेनिंग रोड बने हैं। सबसे बड़ी समस्या 2014 से पहले यही थी कि लोगों को रास्ते ठीक नहीं थे। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो निकलते थे, ब्लॉकेज रहती थी, ट्रैफिक का दबाव रहता था, एक्सीडेंट्स होते थे। लोग राहत चाहते थे, परंतु राहत इन 10 वर्षों के अंदर वो हमारी सरकार ने दी है, डबल इंजन की सरकार ने दी है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, चाहे प्रदेश के अंदर बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज बनाने की बात है, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है। ऐसा महसूस होता था कांग्रेस की सरकार के अंदर। आज मैंने रोहतक रैली के अंदर उस बात का जिक्र किया है। जब मैं रोहतक में आज नामांकन के ऊपर गया तो मैंने ये बात भी कही है कि इस प्रकार का माहौल नज़र आता था कि कहीं ना कहीं घर में
तराजू रखा हुआ है, जिसकी टैची में ज़्यादा वजन होता था वो नौकरी लग जाता था, तोल करके टैची को तब नौकरी मिलती थी, और जिसकी टैची में कम वजन होता था उसको नौकरी नहीं मिलती थी। आप विकास को आधार मानते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसानों की स्थिति खराब है, पहले से खराब हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल विजय जी, आपने बात कही है। कांग्रेस के लोग अगर ये बात बोल रहे हैं कि किसानों की हालत पहले से खराब थी, वो बिल्कुल सही आपने कहा, उनकी पहले से ही खराब थी हालत, और वो उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2-2 रुपये के चेक देना, 5-5 रुपये के चेक देना, किसान के साथ भद्दा मजाक किया है। उसकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। आप आंकलन करिए, 2014 से पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही है, कितना एमएसपी बढ़ा करके दिया, और 2014 से आज 2024 10 वर्ष का कार्यकाल हुआ, इसका भी आंकलन करिए कि हमारी सरकार ने कितना एमएसपी बढ़ा करके दिया। योजनाबद्ध तरीके से किसान को एक विकास की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा। किसान की 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया जा रहा है। अरे ये कांग्रेस के लोग तो बताएं, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी रही है। हमारी यहाँ एमएसपी पर उसका बाजरा भी खरीदा जा रहा है, उसकी सूरजमुखी खरीदी जा रही है, उसकी मूंगफली खरीदी जा रही है, उसकी दालें खरीदी जा रही हैं, उसका चना खरीदा जा रहा है, कपास खरीदा जा रहा है। आप इसका भी आंकलन कीजिए कि 2014 कितने एकड़ भूमि के ऊपर किसान पैदावार करता था, आज 2024 आज उससे 1.5 गुना ज़्यादा। उस जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसके ऊपर सब्सिडी देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के खेत तक स्प्रिंकल वाटर, ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचा करके ज़्यादा भूमि के ऊपर पैदावार की, किसान की पैदावार हुई, उस अनाज को भी एमएसपी पर खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जितना अनाज 2014 में खरीदा जाता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा आज 2024 में खरीदा जाता है, और एमएसपी लगातार बढ़ा करके दे रहे हैं। ये क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए। जब काम नहीं किए तो आजकल ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, और झूठ बोल बोल करके ये लोगों को, आज राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं एक झटके में गरीबी को ख़त्म कर दूंगा। कहते हुए कोई जोर लग रहा है इसका? बोल दिया एक झटके में गरीबी ख़त्म कर देगा, परंतु गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई कौन लड़ रहा है और कैसे लड़ी जा रही है वो नरेंद्र मोदी जी को मालूम है। सब फिर किसान जगह जगह जैसे सुनने में आ रहा है कि जनसभाओं में खलल डाल रहे हैं, या कहीं सभा नहीं करने दे रहे हैं, कहीं काले झंडे दिखा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? क्या उनको कन्विंस नहीं कर पाए, या फिर उस एंड तक वो सुविधाएं या वो लाभ नहीं मिल पाए? क्या लगता है आपको, उनका विरोध फिर किस लिए है? नहीं, डायरेक्ट किसान तक लाभ पहुंच रहा है। आजकल ऑनलाइन है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। एक बड़ी रकम, अगर आप लोग देखेंगे आज तक के इतिहास के अंदर इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा पैसा किसान के पास नहीं भेजा है। ये तो खाली रेवड़ियाँ देते रहे। अच्छा, 400 पार पे ही मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन था, मतदान था, उससे पहले भाजपा हर जगह 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन फर्स्ट फेज़ के उसके बाद कहीं ना कहीं 400 पार से हट के हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, ओबीसी आरक्षण, इस पर सारा जो है वो प्रचार आ गया। तो ये शिफ्ट को, ये क्या संकेत ये है, क्या संकेत इससे मिलता है? नहीं, देखिए, ये हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, अपने घोषणा पत्र में लिखा। कांग्रेस ने लिखा है कि हम जांच कराएंगे प्रॉपर्टी की, जैसे अमेरिका के अंदर होता है भी, अगर बाप की प्रॉपर्टी या बेटे पे जाएगी वो उसका कितना टैक्स देना पड़ेगा वो करेंगे, और उसके पास कितना माल है उसकी भी सर्वे करेंगे, उसकी जांच करेंगे, और जांच करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और कितना इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण काम किया। देश को बांटने का काम, देश को कमज़ोर करने का काम, देश को तोड़ने का काम अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने किया। कर्नाटक के अंदर धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। एक वारे वर्ग का, उसके अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम के अंदर संपन्न लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं,
अरे गरीब की बात करिए, मैनिफेस्टो में तो कहीं इनके मुस्लिम वर्ड नहीं था यूज। दे दिया ना कर्नाटक के अंदर, मैनिफेस्टो में नहीं कहा तो उसके कहने बराबर तो कर दिया जब दे दिया वहाँ पर। तो ये धर्म के आधार के ऊपर बांटने का काम, और ये राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो देश को तोड़ने की बात करता हो, जेएनयू के अंदर एक ग्रुप बैठा हो, उसके बीच में जाकर के समर्थन देने की बात करता है, किस दिशा के अंदर लेकर के जा रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है। देश सिम साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि इन सारे मुद्दों में जो असल मुद्दे हैं, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान या ये सारी चीज़ें ज़्यादा वो हो रही है, तो रियल इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं दब नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए हमने इस बात को हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान हम नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। अरे पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपने ट्वीट करता है, यासीन मलिक पोस्टर लगाता है, और ये मुस्लिमों को धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण देते हैं। ये क्या देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अगर देश के अंदर धर्म के आधार के ऊपर बांटने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी देश को धर्म के आधार के ऊपर बांट करके लोगों को वो प्रताड़ित करने का काम, उनको कमज़ोर करने का काम कर रही है। चलिए हम हरियाणा की बात करते हैं सैनी साहब। 10 साल केंद्र में एनडीए की सरकार और 10 साल ही यहाँ भी होने को आ रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी को आप कितना मानते हैं और किस तरीके से आप इसको चुनौती के तौर पे लेते हुए आपको लगता है कि आप इससे पार पाएंगे? देखिए, मैं जो मानता हूँ और जो हमने देखा है, और जो गांव के अंदर भी, वार्ड के अंदर भी, शहर के अंदर, वार्ड में, गांव में जो हमने देखा है, एंटी इनकम्बेंसी 10 वर्षों के अंदर मोदी सरकार की, हमारी डबल इंजन सरकार की 0% है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं है तो कांग्रेस में है। मैं नहीं मानता। आज सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है, और कांग्रेस की सरकार में गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढने का काम करता था, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। आज सरकार उसके घर के अंदर जा करके योजनाबद्ध तरीके से उस तक योजना पहुंचा करके लाभ देने का काम कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है? कहीं दिखाई दे? एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस ने काम नहीं किया, और काम नहीं किया तो लोग उसका आंकलन कर रहे हैं। आज इनके पेट में इस बात का दर्द होता है कि क्यों गरीब को 5 लाख रुपए का अधिकार दे दिया, क्यों उन माताओं बहनों को जो सूरज ढलने का इंतजार करती थी 11 साढ़े 11 करोड़ इज्जत घर बना करके दे दिए, क्यों 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दे दिए, 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल दिए। अरे कांग्रेस के सरकार के अंदर उपहास उड़ाया इन्होंने, हर योजना का उपहास कांग्रेस ने उड़ाया। 50 करोड़ लोगों को बैंक में जाने का अधिकार नहीं था आज़ादी के बाद। ये पहली बार अगर उनको अधिकार मिला तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको बैंक में जाने का अधिकार मिला, उस बात का उपहास उड़ाते हैं। लोग समझ रहे हैं, लोग देख। चलिए मान लेते हैं कि हम एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि गाँव में जाने से रोका जा रहा है? कई जगह जैसे मनोहर लाल जी का भी विरोध हो रहा है, ऐसी कुछ इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने, तो इसको किस तरीके से आप ये क्या है? फिर ये गांव के लोग भी समझ रहे हैं, प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं। 4 तारीख के बाद बैठ जाएंगे। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, कोई दिखाई नहीं देगा। 4 तारीख तक है, और ये कांग्रेस का अंतिम प्रहार है। कांग्रेस का ये अंतिम प्रहार है। इसके बाद ना तो कांग्रेस बचेगी, ना कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला बचेगा। आपके बहुत पहले जो है कैंडिडेट्स डिसाइड हो गए थे, और बहुत पहले से आप प्रचार में हैं। प्रचार में खुद को कितना आगे मानते हैं? और दूसरा ये कि ये कहा जाता है कि आपके 10 में से 5 या 6 कैंडिडेट जो है वो ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रहे हैं, और एक कैंडिडेट की जो है वो सीबीआई जांच भी चल रही है। तो इसमें आपका क्या, कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता या भाजपा के जो हैं उनका मनोबल नहीं इससे टूटता है? देखिए, ऐसा नहीं है जो दुष्प्रचार किया। हमारे सभी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। पार्टी के अंदर लोग आते हैं, ज्वाइन भी करते हैं,
ऐसा नहीं है किसी के लिए दरवाजे बंद हो गए। कोई भी व्यक्ति आए, जब ज्वाइन पार्टी करता है उसके बाद पार्टी डिसाइड करती है किसको हमने टिकट देना, किसको नहीं देना, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। परंतु जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया हुआ है, अरे हमारे राविंद्र जी तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं कमल के फूल के ऊपर, तीसरी बार वो सांसद बनेंगे। चौधरी धर्मवीर जी तीसरी बार कमल के फूल पे लड़ रहे हैं। कहाँ, कौन सा इनको दिखाई दे रहा है अभी बाहर से कैंडिडेट है, कौन ये इनको सलाह दे रहा है, मेरी तो समझ में नहीं लग रहा। इनके पास दरअसल कांग्रेस के पास प्रत्याशी लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, इन्होंने धक्के से इनको टिकट दी है। और आज स्थिति ऐसी हो रही है देश के अंदर कि वो भागने के लिए तैयार है, क्योंकि इतना बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे खर्चे को। और जब खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको दिख रहा है कि ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो बहुत तो कैंडिडेट जा रहे हैं, कुछ और भी जाने वाले हैं, आपके सामने है। अच्छा, ना बिल्कुल पर्चे उठा उठा के जाएंगे कि जब वो नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं, हाल ही में जैसे नवीन जिंदल जी हैं, उन पे जैसे सीबीआई के कुछ वो केसेस हैं उसमें, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए नवीन जिंदल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी पार्टी का गठबंधन था, हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, हम गठबंधन के अंदर चुनाव लड़े हैं। इनके पिताजी हमारे सांझे उम्मीदवार थे। और ऐसा नहीं है कि ये वो गलत पार्टी के अंदर थे, गलत पार्टी में चले गए थे, वो अपने व्यक्ति थे। और देखिए केस है वो अलग, उसका सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उसके अंदर कहीं कोई आई नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर काम करते हैं। आप का गांव अम्बाला ज़िले में है और निर्वाचन क्षेत्र भी हो रहा है। अब करनाल से आप चुनाव मैदान में हैं, विधानसभा के खुद जो है आप, तो इससे क्या स्थानीय भाजपा नेताओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजेंटमेंट या ये कह लें कि ये भाव नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला, या आप इसको कितना वो मानते हैं, क्या प्रयास हो रहे हैं उनको साथ लेकर चलने में? नहीं, सभी साथ हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है। देखिए बिल्कुल, पार्टी में जब काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक बूथ का जो कार्यकर्ता हमारा है उसकी भी चिंता करती है। और ये चिंता इसी पार्टी में होती है, ये किसी और दल में नहीं होती कि एक बूथ के कार्यकर्ता को उठा करके प्रदेश का अध्यक्ष लगा देते हैं, एक बूथ के कार्यकर्ता को उठा करके प्रदेश के मुख्य पद के ऊपर बैठा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और अच्छा है, पार्टी में जब काम करता है कोई ना कोई कार्यकर्ता, उसकी इच्छाएं होती हैं और समय समय के ऊपर पार्टी उसके ऊपर विचार भी करती है, ऐसा नहीं है। और मैं सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जो पार्टी ने निर्णय किया है, पार्टी ने जो आदेश किया है। तो मैं करनाल के कार्यकर्ताओं के बीच में गया था और उनसे मैंने कहा भी है कि आप सबका पार्टी का आदेश है और उस आदेश के निमित्त मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और सभी ने इस बात को लेकर के अप्रिशिएट भी किया है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत कहीं भी नहीं है। कोई कार्यकर्ता इच्छा होती है, मैंने कहा है कि उससे बैठ कर के बातचीत करेंगे और बातचीत करके सारा ठीक होगा। आपके पास बहुत कम समय है मुख्यमंत्री के तौर पे, और अभी चुनाव ख़त्म होते ही फिर अगला जो तैयारी होगी वो विधानसभा चुनावों की शुरू हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि आपके पास मुश्किल से 90 दिन है परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा क्या आप करना चाहेंगे जो मनोहर लाल जी की योजनाएं हैं उनसे इतर कि आप कुछ अलग से, जो आपका एक विज़न है, या क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगे 90 दिनों में? आपका एजेंडा क्या रहेगा हरियाणा के लिए? हमने पूरा का पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है 100 डेज़ का। 5 तारीख से लेकर के जब तक चुनाव नहीं होता, हर डे का हमने कार्यक्रम, हर रोज़ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका पूरा का पूरा काउंटडाउन शुरू कर दिया है। और जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने अधिकारियों को कहा है कि उनका शीघ्र ही निदान करें। सिंह साहब, एक इलेक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ। आपके इंटरनल सर्वे में कुछ सीट्स को क्रूशियल माना गया था, जैसे कि शायद सिरसा, रोहतक और करनाल, और वो भी था, उसमें 4 या 5 सीटें थी। उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी है? वहाँ पर लगता है आपको कि वाकई चुनौती है, या उसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? नहीं, देखिए हम गंभीरता से चुनाव को लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एक एक पॉइंट को देख करके, हर विषय को देख करके गंभीरता से, हमारे पूरे कार्यकर्ता, पार्टी की उच्च स्तर की लीडरशिप, प्रदेश की लीडरशिप हमारी गंभीरता से चुनाव को लड़ रही है। क्योंकि चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव चुनाव है
और भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, उसको गंभीरता से लड़ना है और गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है जो हरियाणा के लिए यूज़फुल है, हरियाणा के लिए लाभदायक है? बहुत कुछ है संकल्प पत्र, और यही कांग्रेस को और घमंडिया गठबंधन के लोगों को इसी बात की पीड़ा है। इनकी तो घोषणाएं होती रही हैं, ये तो घोषणा पत्र निकालते हैं और वो घोषणा बन करके रह जाती है। आप आंकलन कीजिए, कांग्रेस ने जितने भी घोषणा पत्र आज तक निकाले हैं कितने पूरे किए हैं? नहीं, मैं भाजपा के संकल्प पत्र की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा के लिए। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये उस घोषणा जो संकल्प पत्र निकाला है, 70 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी है, उन सबको 5 लाख रुपए का अधिकार, और 80 करोड़ परिवारों को, जिसके अंदर कहा गया है कि राशन को लगातार आगे 5 साल तक उसको बढ़ाने का काम, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है, उनको लगातार उसका हरियाणा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि आगे हम फिर चुनाव के अंदर हैं विधानसभा के अंदर, और विधानसभा के चुनाव के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, आप देखना 4 जून के बाद जो रिजल्ट आएंगे, गजब के रिजल्ट आने वाले हैं। और विधानसभा के आगे लगभग ये 70-80 पार सीटें जाएंगी, एक तरफा मैंडेट वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपको लगता है कि करनाल में आपको आपकी जीत जो है वो मनोहर लाल जी पे बहुत कुछ आश्रित है, उस पे, उन पे? जो मनोहर लाल जी ने गजब के काम किए हरियाणा में, करनाल के अंदर। मैं तो बोलता हूँ जा करके वहाँ, मगर 2014 का करनाल भी मैंने देखा है, आज 2024 का भी देख रहे हैं। लोग इस बात को मान रहे हैं 2014 का करनाल और 2024 का करनाल, जमीन आसमान का अंतर है। इतने विकास के काम मनोहर लाल जी ने किए हैं हरियाणा के अंदर। इस ऐसा सिस्टम मनोहर लाल जी ने खड़ा किया है कि गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, पूरे देश के अंदर हरियाणा में गुड गवर्नेंस को लेकर के ज़बरदस्त काम हुआ है, और लंबे समय तक हरियाणा को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मैं एक एक लाइन में 4 आपसे बोलूँगा। आप अपनी ताकत किसे मानते हैं? प्रदेश की जनता को। कमजोरी? देखिए, कमजोरी ये है कि हम काम कर रहे हैं लगातार, और कई बार ऐसा हो जाता है कि सारे काम मेरे नहीं हो पाते। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे भी नहीं हो पाते। हम प्रयास करते हैं, मैं भी पूरा डट करके प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति का काम हो। चुनौती? देखिए, चुनौती हमारे सामने ये चुनाव ही है, आने वाला चुनाव है, और फिर आगे हमारा स्थानीय निकाय के चुनाव हैं लगातार, क्योंकि हमने काम करना है। और मोदी जी की नीतियों को, और जो हमारी सरकार काम कर रही है, हरियाणा सरकार, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक जिस प्रकार की डिलीवरी जा रही है, उस डिलीवरी के साथ और गति से आगे नीचे तक जाएं, उसको लेकर के हम लगातार काम करते हैं। और अवसर? हर कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के विचार। चुनावों में वो बहुत विश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। उनका मानना है कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ना तो मोदी सरकार के खिलाफ और ना ही प्रदेश सरकार के खिलाफ। उनका ये मानना है कि कांग्रेस जो है वो उसके घोषणा पत्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश के लिए ठीक नहीं हैं, और जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों के हित में है। अब जनता इसको किस तरीके से लेती है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।